Hello guys, I welcome all of you in this introductory part of the motion. In this chapter we will discuss about the basic aspects of the motion and the term related to motion. Starting this topic, इस चैप्टर में हम पहले तो मोशन के बारे में देखेंगे कि what is motion. In physics and in mathematics, motion have a different meaning. तो इसको हम देखेंगे. We will go through the relative terms. As we know that motion and rest are the relative term. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है, why they are relative terms. We will go through the real meaning of motion in a straight line. We will go through uniform and non-uniform motions and something about scalars and vectors. Starting this topic, so first of all, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है. तो मोशन इज दैट व्हेन अ बॉडी ए मूव्स फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड मूव्स अप टू बी. अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर जाए और उसको मूव करने के लिए कुछ टाइम लगा है टी, तो उसे हम कहेंगे मोशन. अगर कोई बॉडी ए पॉइंट पे है, वो चलते 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 मूव करते करते बी पे पहुंच जाए और बी पे पहुंचने तक उसको कुछ टाइम लगा है, तो उसे हम मोशन कहते हैं फिजिक्स में. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स, इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, देन वी विल से कि ए से बी तक जाने में उसे कितना टाइम लगा है. ए से बी तक ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगा है और कितना डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया है. तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस टर्म्स वी विल डील इन मैथमेटिक्स. ठीक है, अब कहने का मतलब ये है मेरा कि फिजिक्स में तो समझ में आ गया कि मोशन इज द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस हिज पोजीशन ओवर टाइम. मोशन इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड टाइम. इन सब चीज़ों को मैथमेटिक्स डिस्क्राइब करता है. मोशन की मैथमेटिक्स इसको डिस्क्राइब करती है. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि ए और बी पोजीशंस हैं ए की. ठीक है, तो जिस पे पहले था वो उसको कहेंगे इनिशियल पोजीशन, जहां से उसने अपनी बॉडी को स्टार्ट किया है, और बी को कहेंगे फाइनल पोजीशन. ठीक है, बी को कहेंगे फाइनल पोजीशन. यहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो मोशन ऑफ ए बॉडी इज ऑब्जर्व बाय अटैचिंग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अ ऑब्जर्वर. तो मतलब कि जैसे कि मैंने अभी इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूँ रिलेटिव टर्म, तो रिलेटिव टर्म किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे. ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है मोशन और रेस्ट. वो क्या वो एक्चुअली मोशन में है, क्या वो एक्चुअली रेस्ट में है, इस पर डिपेंड नहीं करता. ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी ऑब्जर्वर का कैसा है. ठीक है, वो मेजर करता है चेंज इन पोजीशन विथ टाइम. ठीक है, अगर कोई बॉडी दोनों ही का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, इफ अ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग द रिलेटिवली टू अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर दोनों बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगी विद दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से. ठीक है, उसे कहेंगे रेस्ट, मोशनलेस, इमोबाइल, स्टेशनरी, कांस्टेंट टाइम, इन सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखा कि मोशन किसे कहते हैं. फिजिक्स में उसका मतलब होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक चेंज होता है किसी टाइम में, और इनके कैलकुलेशन को हम कहते हैं मोशन मैथमेटिक्स. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि मोशन और रेस्ट किस पर डिपेंड करते हैं? ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे. ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है बिकॉज इट टेक्स प्लेस विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड सराउंडिंग. इट टेक प्लेस विद द टाइम्स एंड सराउंडिंग. द मोशन में हैव अ डिफरेंट अपीयरेंस. ध्यान रखने ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. मोशन में हैव अ डिफरेंट अपीयरेंस. ठीक है, इट मे हैव अ डिफरेंट अपीयरेंस. ठीक है, अब यहां पे अगर देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, द मोशन में हैव अ डिफरेंट अपीयरेंस एज व्यूड फ्रॉम अ डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम. डिफरेंट, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है तो मोशन और रेस्ट दोनों चेंज हो सकता है.
दोनों ही चेंज हो सकता है। अगर आप कहीं और से देख रहे हो तो हो सकता है वो बॉडी मोशन में हो, आप कहीं उसके साथ अगर देख रहे हो तो हो सकता है वो बॉडी रेस्ट में हो। ठीक है, ये दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप इसको देखो तो वी हैव 3 पर्सन, पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। ठीक है, तो पर्सन ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप देखोगे तो वो क्या है, वो क्या है, वो ग्राउंड है। ठीक है, और पर्सन बी और पर्सन सी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखोगे सेम है, जो कि क्या है, हॉट बलून। ठीक है, हॉट बलून है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पर्सन ए के लिए पर्सन बी और सी कैसे हैं, मोशन में है। पर्सन ए के लिए पर्सन बी और सी कैसे हैं, मोशन में, उनसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं पर्सन ए को। लेकिन पर्सन बी और सी के लिए अगर देखोगे आप, अगर आप तो क्या देखोगे, उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, सेम है। तो पर्सन बी के सामने अगर पर्सन सी है, पर्सन बी के सामने अगर पर्सन सी है, तो पर्सन बी को पर्सन सी कैसा दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। हालांकि दोनों का पर्सन बी पर्सन सी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, पर्सन ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। तो ये ध्यान रखना कि मोशन एंड रेस्ट जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर के डिपेंड करता है। यहाँ पे पहले क्या था, ऑब्जर्वर पर्सन ए जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड था, उसके बाद पर्सन बी और पर्सन सी हैं जिनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हॉट बैलून है, जिनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, इसलिए वो दोनों रेस्ट में दिख रहे हैं। तो आई होप दैट कि इट माइट हैव बीन क्लियर विद इन योर थॉट्स कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और रिलेटिव टर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का सिंपल सा मतलब है कि स्ट्रेट लाइन चाहे वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करे, चाहे वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करे। मान के चलिए कि ओ है ये पॉइंट, सी है ये पॉइंट, बी है ये पॉइंट, ए है ये पॉइंट, तो ये एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। अब यहीं पे देख लो तो ओ ये है, ए ये है, बी ये है और सी ये है। ठीक है, तो ये इसका वाई एक्सिस का पाथ है, ये इसका वाई एक्सिस का पाथ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हम इसमें केवल एक एक्सिस की बात करेंगे, केवल एक एक्सिस की बात करेंगे। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, कंसिडर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज इट रेफरेंस पॉइंट। इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट मतलब इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ है, मतलब सारे कैलकुलेशंस कहाँ पे बैठ के आप देखोगे, मान के चलिए मैं हूँ ओ पे, मैं खड़ा हो जाता हूँ, वहाँ से मैं देखूंगा कि ओ से मैं ए पे गया, फिर ए से बी पे आया, फिर ए से बी से सी पे आया, वो सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर तो कोई बॉडी है जो ओ से ए पे गई, ओ से ए पे गई, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मेरा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहीं से हम सारे कैलकुलेशंस को देखेंगे। फिर ए से बी पे गई, बी से सी पे गई, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है ओ ए, ये पूरी डिस्टेंस है ओ ए, इसको हम कहेंगे पाथ लेंथ, द लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, इसको क्या कहेंगे हम, टोटल डिस्टेंस। आई होप सो ये क्लियर हो रहा है आपको कि ओ से ए ये इसका टोटल पाथ लेंथ है। टोटल पाथ लेंथ कितना है, 60, उसके आगे नहीं जा रहा है ये, मतलब उसी के अंदर ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर देखोगे तो ओ ए 60, ए बी 60 माइनस 35, बी सी 35 माइनस 25, तो इसको आप अगर देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 आ गया, यहाँ 60 लिख दोगे। ठीक है, फिर प्लस 25 प्लस 10, ठीक है, ये 95 आपका आ गया। तो 95 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया, लेकिन टोटल पाथ लेंथ कितना था, 60 था। टोटल पाथ लेंथ कितना था, 60 था, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, 95 किलोमीटर, 95 किलोमीटर। तो टोटल जितना उसने ट्रैवल किया वो उसकी डिस्टेंस हो गई, और टोटल पाथ है जो उसका, टोटल पाथ लेंथ हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें
टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मोशन में दो टाइप होते हैं। सबसे पहला है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि अगर कोई बॉडी एट द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मान के चलिए कि अगर कोई बॉडी 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ठीक है, तो वो सेकेंड वाले सेकेंड में 2 ही किलोमीटर ट्रैवल करेगी, तो 2 + 2 4 किलोमीटर्स। इन थर्ड सेकेंड ही विल ट्रैवल 6 किलोमीटर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम भी चेंज हो रहा है, इंटर इक्वल, मतलब एक सेकेंड चेंज हो रहा है केवल, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप अगर, तो एक सेकेंड में वो 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर नेक्स्ट वाले 1 सेकेंड में वो 4 किलोमीटर, थर्ड वाले सेकेंड में 6 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे अगर गैप देखोगे टाइम का तो 1 सेकेंड का गैप है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस का अगर गैप देखोगे तो वो 2 किलोमीटर्स का है, मतलब हर सेकेंड में वो 2 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है। तो इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म में देखोगे तो हो सकता है कि 1 सेकेंड में वो 2 किलोमीटर ट्रैवल तो करे, लेकिन जैसे सेकेंड आए, सेकेंड वाला सेकेंड आए उसमें 6 किलोमीटर ट्रैवल कर ले, थर्ड सेकेंड आए और उसमें 12 किलोमीटर ट्रैवल कर ले, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म में टाइम हो सकता है सेम रहे, डिस्टेंस सेम ना हो, ठीक है ना, डिस्टेंस सेम ना हो सकता है, डिस्टेंस सेम हो लेकिन टाइम सेम ना हो, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप देखोगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम का यूनिफॉर्म मोशन का, और ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम में क्या है कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये ऐसा आप डिवाइड करके बता सकते हो कि एक सेकेंड में कैसे कैसे ट्रैवल कर रहा है ये, ठीक है। ये ऐसा जाएगा टोटली, ये वाली लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है एक किसी एंगल पे है, ठीक है, किसी एंगल पे जब कोई, ये देखिए ये एक एंगल बना रहा है, टी एक्सिस से ये एक एंगल बना रहा है, तो किसी एंगल पे अगर कोई लाइन टिल्ट है तो वो होगी यूनिफॉर्म मोशन। और ये देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे देखिए टाइम तो चेंज हो रहा है, 0 पे है तो 0 पे डिस्टेंस है, 1 पे है तब भी 0 पे है, 2 पे है तब भी 0 पे है, जैसे यहाँ पे आया वहाँ पे चेंज हो गई, यहाँ पे गई तो यहाँ देखो टाइम कैसे ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म में कर्व आता है, और यूनिफॉर्म में क्या होता है, यूनिफॉर्म में आप कह सकते हो आप कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और ये ग्राफ अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, कर्व का मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कर्व किसी टाइप का भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप सबको क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम कुछ देखेंगे ग्राफ्स के बारे में इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ 9:30, 9:45, 10, 10:15, यहाँ पे अगर टाइम का गैप देखोगे आप, यहाँ पे अगर टाइम का गैप देखोगे आप तो ये 15 मिनट्स का गैप है इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो गैप है डिस्टेंस का वो 10 किलोमीटर्स का है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो हर 15 मिनट्स में वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, हर 15 मिनट्स में वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो ये किस टाइप का मोशन है, मेरे ख्याल से आपने सही जवाब दिया होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन है। अगर लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हर इंटरवल ऑफ टाइम पे डिस्टेंस अलग है, हर इंटरवल ऑफ टाइम पे डिस्टेंस अलग है। तो ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे टाइम भी सेम है, टी क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी क्या है, कांस्टेंट है। दोनों ही 15 मिनट्स में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स, फिर अगले 15 मिनट्स में भी 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ कांस्टेंट है। उसके लिए आप जैसे देखिए टाइम कितना है 15 मिनट, जो कि हर सब में 15 मिनट्स ही है। डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, जो कि सबके लिए 10 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है। तो स्पीड निकालना हो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। आप नॉर्मली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट यू विल डू, यहाँ पे तो डिस्टेंस चेंज हो रही है, यहाँ पे टाइम तो सेम है, टाइम तो 15 मिनट्स है, लेकिन डिस्टेंस वेरी कर रही है।
डिस्टेंस वेरी कर रही है, तो उसके लिए आपके लिए सॉल्यूशन है एवरेज स्पीड। उसके लिए क्या है? एवरेज स्पीड। जहाँ पे कोई चीज़ अगर चेंज होती रह रही है तो वहाँ पे आप एवरेज स्पीड निकालोगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल कर लोगे, टोटल टाइम जितना लगा है उसको उससे डिवाइड कर दोगे आप। तो एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि एक बॉलर बॉल कर रहा है, यहाँ पे उसका कभी 145 किलोमीटर पर की स्पीड से बॉल को थ्रो करता है, कभी 150 के स्पीड से थ्रो करता है वो। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाते हो स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे आप एवरेज स्पीड निकालते हो कि उसके पूरे ओवर में उसका एवरेज क्या रहा, टोटल स्पीड क्या रही उसकी। ठीक है, ठीक है, आई होप सो यू क्लियर हो गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के दो ग्राफ हैं। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, जैसे कि ये एक एंगल पे टिल्ट है टाइम एक्सिस से थीटा, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन ये कैसा मोशन है? यहाँ पे तो मोशन कर रहा है, ये मोशन कर रहा है कि नहीं? कैसे? अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसको मान लीजिए ये 40 किलोमीटर पे है, 40 किलोमीटर पे है, तो 1 सेकंड पे भी 40 किलोमीटर, 2 सेकंड पे भी 40 किलोमीटर, 3 सेकंड पे भी 40 किलोमीटर, 4 सेकंड पे भी 40 किलोमीटर। तो बॉडी कैसी है? अपने डिस्टेंस को चेंज कर रही है क्या? नहीं। तो बॉडी कैसी है? रेस्ट पे है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस वाले में ग्राफ में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कर्व होता है, तो ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, धीरे धीरे अपनी स्पीड को, डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, तो ये एक्सेलरेटिंग मोशन है, एक्सेलरेटिंग मोशन है। ठीक है, ये एक्सेलरेटिंग मोशन है। अब यहाँ पे देखोगे, पहले डिस्टेंस अपनी को बढ़ाया, किसी टाइम के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस को बढ़ाया, जैसे मान चलिए 40 किलोमीटर तक बढ़ाया इसने, फिर उसके बाद 30, 20, 10, 0 करके नीचे आ गया। तो ये डी एक्सेलरेटिंग मोशन है, मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग मोशन है। और ये कैसा है? डिक्रीजिंग मोशन है। ये कैसा है? डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, अगर मैं बात करूँगा वेलोसिटी की, तो ये वेलोसिटी मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड पे है, तो 1 सेकंड में भी 40 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में भी 40 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में भी 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी तो सेम है, जैसे डिस्टेंस टाइम में ग्राफ में देखे तो ये रेस्ट पे होता था, लेकिन यहाँ वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी चल रही है, बॉडी चल रही है, बॉडी इज मूविंग बट एट अ कांस्टेंट स्पीड, एट अ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे न तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, न तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे बॉडी धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, 1 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 30 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ देखो तो बॉडी अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, तो ये एक्सेलरेटिंग मोशन है, ये एक्सेलरेटिंग मोशन है। अब यहाँ पे देखोगे 1 सेकंड में 40 था, 2 सेकंड में 30 हुआ, 3 सेकंड में 20 हो गया। तो यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है? अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है, तो डिसलेरेटिंग मोशन हो गया, ये रिटार्डेड मोशन कह भी सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब वेलोसिटी की स्पीड, वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स को। स्केलर का सिंपल सा मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि मैंने बोला 3 लेमन्स आई हैव 3 लेमन्स। 3 लेमन्स का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 3 लेमन है, बस उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब 3 लेमन्स आई हैव अ मैग्नीट्यूड। अगर मैंने बोला कि आई हैव ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर्स, आई ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर्स, तो ये क्या है? ये मेरा मैग्नीट्यूड है कि मैंने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया है। फिर मैंने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर मैंने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, दोनों को प्लस कर दो, टोटल कितना आया? 6 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया। ये मेरा मैग्नीट्यूड है, ये मेरा क्या है? मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 3 किलोमीटर मैंने ईस्ट में ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर मैंने ईस्ट में ट्रैवल किया, और 3 किलोमीटर मैंने वेस्ट में ट्रैवल किया, मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन यही है, मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ है। यहाँ से मैंने 3 किलोमीटर ईस्ट में ट्रैवल किया, यहाँ से मैंने 3 किलोमीटर वेस्ट में ट्रैवल किया। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस तो सेम है कि यहाँ से मैंने यहाँ से
पॉइंट ओ से मैंने इस तरफ 3 किलोमीटर फिर इस तरफ 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन दोनों के अलग अलग हैं, तो इनको आप नॉर्मली अलजेब्रिक मेथड से ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए अलग मेथड है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये होती है स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का कोई रूल नहीं होता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, और उसको हम इससे डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक एरो से, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, गो थ्रू इट और देख लीजिए। जैसे कि वेलोसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हमने एक एरो से डिनोट किया है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, डायरेक्शन हो गया हमारा, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक फिगर था हमारे पास, एक फिगर था जिसमें कि मैंने ओ से ए पे गया, ए से फिर बी पे गया, बी से सी पे गया, तो डिस्टेंस तो 95 आ गई थी, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कैसी है? डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी, तो उसको ऐड करने का तरीका अलग होगा। ये कुछ आपकी एग्जांपल्स हैं। स्पीड क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी जा सकती है, किसी डायरेक्शन में जा सकती है, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी कि 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाया मैंने, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं चल रहा हूँ, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहा हूँ ये हमने डिनोट नहीं किया, ये हमने बताया नहीं। तो ये स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेट नीचे की तरफ हमेशा लगता है, वेट किस तरफ लगता है? नीचे की तरफ हमेशा लगता है, तो वेट क्या है? एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेट का फॉर्मूला अगर मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, W इक्वल्स टू M इंटू जी, ठीक है। ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है? नीचे, ठीक है। और मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर इंटू वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हैं मैंने स्केलर और वेक्टर्स के, तो वेक्टर क्वांटिटी के ये पूरे एग्जांपल्स आप याद करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट एंड मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन एंड पावर, ये सारे एग्जांपल्स आप याद करेंगे कि ये कौन कौन से स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज़। तो मैग्नीट्यूड जिसके साथ होता है वो केवल स्केलर है, और जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है वो आपके वेक्टर है। तो इन दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ चैप्टर 8 मोशन वी हैव डिस्कस्ड that in physics what is motion and in mathematics what is the type of calculations we are going to do, ठीक है। we are going to find out displacement, we are going to find out the time, we are going to find out the time taken to travel those distance. We have also discussed about the relative terms, about the observer's frame of references, non-uniform and uniform motion. We have also seen the graphs of that portions, okay. We have also seen the scalar and vector quantities and some examples of those, okay. So this is the end of this lecture 1. We will come back soon for by taking the second videos.